नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमएस इनसाइट पर और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों की बात करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। एसएमएस इनसाइट की खबर का हुआ असर, समाजवाद के नाम पर मौजवाद करने वाली यूपी सरकार को आई थोड़ी शर्म। माधुरी के संग फिल्म देखने का प्लान किया कैंसिल। पूर्व आईपीएस और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी खुलकर आई मोदी के समर्थन में, कहा देश को आज एक सशक्त और जांचे परखे नेतृत्व की जरूरत, मेरा वोट मोदी के लिए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन, कहा आम से खास हो गई है आम आदमी पार्टी, बोले हर्षवर्धन देश को आज मोदी की जरूरत। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगी राजनीतिक पार्टियां, दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के आलाकमान की बैठक, तो वहीं आम आदमी पार्टी का देश भर में सदस्यता अभियान शुरू। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेट प्लस सुरक्षा लेने से फिर किया इनकार, पार्टी दफ्तर पर हमले के बाद पेश की गई थी सुरक्षा की पेशकश। तो खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर से। अन्ना हजारे की सहयोगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली किरण बेदी अब खुलकर मोदी के समर्थन में आगे आई हैं। किरण बेदी ने कहा कि आज देश को अच्छे नेतृत्व की जरूरत है और हमारे पास एक जांचा परखा विकल्प है, नरेंद्र मोदी, जो देश में परिवर्तन ला सकते हैं। अब हमें टुकड़ों में वोट न देकर एक सशक्त नेतृत्व को आगे लाना होगा और एक भारतीय होने के नाते मेरा वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। तो एक बड़ी खबर है यहां पर बीजेपी के लिए, और किरण बेदी ने यहां पर खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हमें टुकड़ों में न बंटकर एक सशक्त नेतृत्व को आगे लाना होगा, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से अब देश तंग आ चुका है और कांग्रेस बैकएंड से जाकर कहीं ना कहीं अपनी सरकार में आ जाती है। उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया और कहा जिस तरह से कांग्रेस पीछे रही उसके बाद भी वो आई, समर्थन लिया, आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और सत्ता में आकर फिर से बैठ गई। तो इसका यहां पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी में खुशी की लहर है, क्योंकि किरण बेदी ने यहां पर नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन किया है। और अब कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं, क्या किरण बेदी बीजेपी में की सदस्य बनेंगी, क्या बीजेपी में शामिल होगी। तो यहां पर एक बड़ी खबर है बीजेपी के लिए कि यहां पर किरण बेदी ने खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज देश को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जांचे परखे नेतृत्व की जरूरत है, जवाबदेह नेतृत्व की जरूरत है, वो सिर्फ मोदी कर सकते हैं। हमें टुकड़ों में ना बंटकर हमें एक व्यक्ति को वोट देना होगा जो हमारे देश को आगे ले आ सके, जो कट्टरपंथी पार्टियां, उन कट्टरपंथी लोग उनसे दूर ले आ सके, उन सबसे लड़ सके, और वो सशक्त, वो सामर्थ्य नरेंद्र मोदी में है। सरकार के लिए, एक प्रगतिशील सरकार के लिए, जवाबदेही सरकार के लिए और यूनाइटेड सरकार के लिए अगर हमने गुटों में बांट दिया तो फिर हम लोग यही क्योस पे अगले 3 साल भी रहेंगे। बहुत सारे भारतीय देश छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आज समय है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, वो है ऑल्टरनेटिव बीजेपी की, क्योंकि दो नेशनल पार्टीज ही हैं देश में, और भी अपने आप को नेशनल कहती हैं लेकिन ट्रूली नेशनल नहीं है। कोई साउथ बेस्ड है, कोई यूपी बेस्ड है, कोई दिल्ली बेस्ड है, कोई पंजाब बेस्ड है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्र पार्टीज हैं। कांग्रेस वो है जिसने हमें सारी करप्शन दी, क्या उसको वापस लाना चाहेंगे वोट करके? या अगर आप उसको थोड़े ग्रुप में भी दे दिया तो किसी और ग्रुप के पीछे लग के उसको पुतला बना के सरकार चलाएगी। इसलिए हमें ये डर है कि अब हम लोग को बैकडोर एंट्री नहीं करानी कांग्रेस से, अब हमको फ्रंट डोर में काम करना है। और अगर हमारे पास जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो है बीजेपी, और उसका नेतृत्व आज कर रहे हैं जो बीजेपी का नेतृत्व एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, वो है नरेंद्र मोदी। और वो 3 बारी गुजरात के चीफ मिनिस्टर सक्सेसफुली रह चुके हैं, उन्होंने सरकार चलाई है, दिखा दिया है, उनके पास आइडियाज हैं, उनको सुनो तो सही। जब मोदी बोलते हैं तो लगता है दूसरों को स्कूल जाना चाहिए, वो अपने तजुर्बे से बोलते हैं, एक्सपीरियंस से बोलते हैं। तो अगर हम लोग देश का हित चाहते हैं तो अब हमको टुकड़ों टुकड़ों में वोट नहीं करना चाहिए, अब हमको मेजॉरिटी वोट करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस को अगर वापस लाएंगे तो फिर से स्कैम्स लाएंगे, या कांग्रेस सपोर्टेड ग्रुप को लाएंगे तो फिर वो बैकडोर से उनके थ्रू एंटर करेंगे।
तो इस बार किरण बेदी खुलकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हमें गुटों में बंटने की जरूरत नहीं, एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। और आपको एक बात और बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एसएमबीसी इनसाइट की खबर का असर हुआ है। जी हां, यूपी सरकार पर हमने खबर चलाई थी। यूपी सरकार एक तरफ रंगरलियां मना रही थी, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में लोग पीड़ित हैं, दंगों में पीड़ित है, राहत का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। एसएमबीसी इनसाइट की खबर का असर हुआ है। एक बार फिर आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव थे, आज माधुरी दीक्षित के साथ वो प्रीमियर में आज पिक्चर देखने जाने वाले थे, उनकी डेट इसकी लखनऊ में, और वो उन्होंने कैंसिल कर दी है। आपको एक बार फिर बता दें, एसएमबीसी इनसाइट ने इस खबर को बड़े लेवल पर उठाया था और खूब आलोचना की थी हमने यहाँ पर सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, राहत का इंतजार कर, उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ सैफई में महोत्सव मनाया जा रहा था, ठुमकों के नाच पर यहाँ पर यूपी सरकार नाचकर प्रसन्न हो रही थी, लाखों करोड़ों रुपया वहां पर बहाया गया, मगर मुजफ्फरनगर में राहत के नाम पर कुछ भी नहीं पहुंचाया गया। आपको एक बार फिर से बता देंगे, एसएमबीसी इनसाइट की खबर का असर हुआ है और यूपी की सरकार को थोड़ी सी शर्म आई है और उन्होंने अब अपना वो कैंसिल कर दिया है जो पिक्चर देखने जाने वाले थे, फिल्म देखने जाने वाले थे डेढ़ इश्किया माधुरी दीक्षित के साथ। तो हमारी टीम ने वहां पर जाकर बेहतरीन कवरेज की, लगातार हम गए वहां पर, ग्राउंड जीरो से हमने मुजफ्फरनगर पहुंचे, मुजफ्फरनगर से हमने पूरे तत्व जुटाए और सैफई पहुंचे। सैफई में जो नजारा देखने को मिला था, 5 घंटे का सफर था जो बड़ा ही भयावह था। एक तरफ जन्नत थी तो दूसरी तरफ जहन्नुम था। एक तरफ यह अपील थी कि ये रात यहीं रुक जाए, दूसरी तरफ काश ये रात गुजर जाए, क्योंकि ऐसी ठंड पड़ रही है, उत्तर भारत ठंड की वजह से कांप रहा है और ठंड में के हजारों पीड़ित वहां पर बेसहारा पड़े हैं, टेंटों के नीचे सो रहे थे। दूसरी तरफ यूपी की सरकार ने सैफई में ऐसे वीआईपी दर्जे के इंतजाम किए हुए थे कि वहां पर हीटर भी था ताकि गर्मी ना, ठंड ना लगे लोगों को। ऊपर से डांस का लुत्फ उठा रहे थे, तमाम बॉलीवुड कलाकार वहां पहुंचे और उन्होंने भी वहां पर समा बांधा और यूपी सरकार उन सब ठुमकों का मजा ले रही थी। तो यूपी सरकार को अब शर्म आ गई है और अब वो फिल्म देखने नहीं गए, मगर पहले वो ठुमकों का नाच देखते रहे, पीड़ितों को अकेला छोड़कर ऐसी ठंड में। मौजूद क्या होता है ये कोई सपा सरकार से सीखे। जी हां, यूपी की सपा सरकार ने वैसे तो अपना नाम समाजवादी पार्टी रखा है, मतलब समाज के हर वर्ग का ख्याल रखने वाली पार्टी, मगर ये समाजवाद अब मौजवाद में बदल गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस मौजवाद की जो सैफई में देखा गया। एक तरफ तो मुजफ्फरनगर में हजारों पीड़ित सरकार से यह आस लगाए बैठे थे कि सरकार उनके दर्द को समझेगी, वहीं दूसरी तरफ सरकार मस्त थी बॉलीवुड के ठुमकों में, और इसी के चलते मानवता को तार तार करता सपा सरकार का बेरहम चेहरा भी सामने आ गया। आपको दिखाते हैं हमने क्या रिपोर्ट दिखाई थी जिसका अब असर हुआ है। सत्ता के नशे में चूर सूबे की सरकार की माने तो इस साजिश में विपक्ष के साथ साथ मीडिया भी शामिल है, क्योंकि मीडिया लगातार मुजफ्फरनगर दंगों पर सरकार को घेर रहा है। मीडिया कवरेज पर लगाई पाबंदी। सैफई महोत्सव को लेकर चौतरफा गिरी सरकार ने बुधवार को मीडिया कवरेज पर ही पाबंदी लगा दी। बाद में मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि यह पाबंदी सलमान खान के कहने पर लगाई गई। हालांकि बाद में मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को लेकर सरकार का जो उदासीन रवैया रहा है, उसके बाद सैफई महोत्सव पर हुए करोड़ों के खर्च को लेकर सरकार घिर गई है। सैफई महोत्सव पर घिरी सरकार। जानकारी के अनुसार सैफई महोत्सव पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस खर्च में बॉलीवुड सितारों को मुंबई से लाने के लिए 7 विशेष चार्टर प्लेन की व्यवस्था भी की गई थी। यही नहीं, सैफई आने का इनाम भी माधुरी को मिला। उनकी फिल्म डेढ़ इश्किया को करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से दे दिए गए। बहाना बना डेढ़ इश्किया का यूपी में शूट होना। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई महोत्सव की तैयारी के लिए 51 बार इलाके का दौरा किया, जबकि उनके चाचा और सरकार में मंत्री शिवपाल सिंह यादव 46 बार सैफई की हवाई पट्टी पर उतरे। वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें तो जहां अखिलेश यादव अब तक सिर्फ एक बार ही इलाके का दौरा करने पहुंचे, तो वहीं पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार भी वहां जाकर दंगा पीड़ितों का हाल नहीं जाना। देखिए, नशा जो है बहुत बुरी चीज है।
कैसा भी नशा, और सबसे बुरा नशा दुनिया में सत्ता का नशा है, पावर का नशा है। और लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार को सत्ता का ऐसा नशा चढ़ गया है कि उनके होश गुम हो गए। उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। नशे में आदमी को पता नहीं लगता वो क्या कर रहा है। तो वो कभी नंगे नाच नचाते हैं सैफई में, कभी आरोप लगाते हैं दंगा पीड़ितों पर, और अब जो है वो आजम खान साहब के नेतृत्व में सारे मंत्री और लोग मिलकर 5 देशों का टूर करने जा रहे हैं, यूरोप घूमने जा रहे हैं, दुबई में शॉपिंग करने जा रहे हैं, ऐश अय्याशी करने जा रहे हैं 20 दिन के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो उसमें लोग मर रहे हैं, बच्चे कांप रहे हैं, बुरा हाल है। जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव सरकार नशे में है। ये सत्ता का नशा इनको ले डूबेगा, ये बचने वाले नहीं है। आजम खान जी तो अफलातून है, उनको तो हर चीज का पता होता है। चूंकि राहुल की कही हुई बात की आलोचना इन्हीं लोगों ने की थी और अब वो बात सही सिद्ध हो रही है, इसलिए उसे झुठलाने का ये एक नया तरीका आजम खान ने ढूंढा है। सच को भी झुठलाना चाहते हो, और वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर। इस मसले पर तो कम से कम राजनीति बंद करो। वहीं सरकार अपने इस कारनामे को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। बीएसपी ने कहा कि लोग दंगों में मर रहे हैं, लेकिन यहां रंगरेलियां मनाई जा रही हैं। अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा दल जो उनके मंत्रियों का, विधायकों का विदेश में अध्ययन के लिए भेज रहे हैं, इसका नाम अध्ययन यात्रा न रखकर इसको एक ऐसी विलासतापूर्ण यात्रा जो आम आदमी के पैसे से वो संपन्न करने जा रहे हैं, जहां वो इस्तांबुल, ग्रीस और एक सैलानी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर कांड हुआ है जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, वहां इस तरह से करोड़ों रुपए का दुरुपयोग कर कर आम आदमी के टैक्स के पैसे से इस तरह की यात्रा करना ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। इसके कड़े से कड़े शब्दों में केवल आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ आम जनता को उठ खड़े होना चाहिए। मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री श्रीमान आजम खान साहब जिस दिन से मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं हुई हैं, उस दिन से मुजफ्फरनगर की सीमा पर भी नहीं गए हैं। और जब मुजफ्फरनगर में ठंड से शिविर में बच्चे कपकपा रहे हों तब, और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ठंड से कपकपा रही है, उसके लिए ना तो अलाव की व्यवस्था है, ना रैन बसेरे की व्यवस्था है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री, और अगर मैं कहूं तो वास्तविक सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़कर विदेश के दौरे पर है स्टडी टूर के नाम पर। स्टडी टूर करना चाहिए, मैं उससे असहमत नहीं हूं सैद्धांतिक, लेकिन उसके समय के चयन से असहमत हूं, और सरकारी व्यय पे हो रहा उससे मैं असहमत। एक तरफ वहां फिल्म स्टार आकर महोत्सव में डांस कर रहे हैं, मैच खेले जा रहे हैं, और सैफई में ही जंगल सफारी बनाई जा रही है। पब्लिक फंड से खर्चा हो रहा है। अगर इसका थोड़ा भी खर्चा मुजफ्फरनगर में किया जाता तो वहां पर टेंट उखाड़ने की जरूरत नहीं। इस तरह का अमानवीय काम सिर्फ सपा सरकार में ही हो सकता है। 5 घंटे का सफर और 2 अलग नजारे। एक ही प्रदेश में दुनिया कैसे बदल जाती है, ये मुजफ्फरनगर से सैफई का फासला बता देगा। 5 घंटे का ये सफर तय कर लें तो जहन्नुम से जन्नत तक का पूरा सफर पूरा हो जाए। मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ितों के राहत शिविर की बदइंतजामी के साथ सैफई महोत्सव की तस्वीरों को देखें तो मन में यही सवाल उठेगा कि आखिर यूपी सरकार को हो क्या गया है। बॉलीवुड के तमाम छोटे बड़े सितारे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के अंगने में उनकी धुन पर नाचने पहुंचे थे। वहीं सैफई से कुछ दूर मुजफ्फरनगर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था। आज मुजफ्फरनगर भी सोचता होगा कि काश मेरी किस्मत सैफई जैसी होती। मैं विदेश यात्रा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस समय प्रदेश में संकट हो
उस संकट के समय आप विदेश में यात्रा करें। इसलिए अगर विदेश में जाकर वे वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख कर आना चाहते हैं, उसमें मैं उसके पक्ष में हूँ। सर, ऐसे ही सैफई महोत्सव हो रहा है, आज आखिरी दिन है, फिल्मी कलाकार आ रहे हैं, जबकि इतना बड़ा मसला है। मुलायम सिंह जी को फिल्मी कलाकारों से बड़ी रुचि है और उनमें बड़ी रुचि है उनकी, और आज से नहीं शुरू से मुलायम सिंह जी उनका परिवार फिल्म बॉलीवुड में बड़ा लोकप्रिय रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने प्रशासन को, शासन को, सरकार को एक मजाक बना दिया और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में एक तो लोग अपराधों के साए के नीचे जी रहे हैं और दूसरा अभी मुजफ्फरनगर के दंगों के जो पीड़ित हिंदू और मुसलमान, उनके आंसू भी पहुंचे नहीं गए और यहाँ पर विदेशी सैर, वो भी सरकार के खर्चे पर, जनता के खर्चे पर करने का कार्यक्रम बन रहा है। बहुत ही गलत है और ये तो बंद होना चाहिए। एक तरफ ये दुआ कि काश ये रात थम जाए, दूसरी तरफ बदइंतजामी के बीच राहत कैंपों में कड़ाके की ठंड से जूझते दंगा पीड़ितों की दुआ कि काश रात जल्द कट जाए। मुजफ्फरनगर के कैंप में लोग मरे तो मरे, फर्क नहीं पड़ता। सैफई में जश्न फीका नहीं होना चाहिए। सैफई में बीती रात के चकाचौंध को देखकर यही समझ आता है। मुलायम के दिवंगत भतीजे रणवीर सिंह के नाम पर हर साल होने वाला सैफई महोत्सव इस बार सरकार के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है और मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों की अनदेखी सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनावों में भारी पड़ सकती है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के हालातों को दरकिनार कर सरकार ने जो ऐश और अय्याशी की है, उससे जनता भलीभांति समझ गई है कि यूपी सरकार समाजवाद के नाम पर धब्बा है और सरकार को इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में तो झेलना ही पड़ेगा, साथ ही विधानसभा चुनाव में भी सरकार को इसका जवाब मिल जाएगा। पंकज ढींगरा के साथ नकुल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तो ये था पूरा वाकया जिस खबर का असर हुआ है। और अब आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब सफाई दे रहे हैं सैफई महोत्सव को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। मदद मैं ढूंढूंगा, फिर भी निकालूंगा कहीं से, वो एसएमएस पढ़ के दिखा दूंगा। कहा कि मार्केटिंग सेल्स वालों ने इजाजत नहीं दी इसमें, और ये तो पॉलिसी है सरकार की। हम आप सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन बढ़े, उत्तर प्रदेश में लोग आए। आप ही के अखबारों ने लिखा, मुझे खुशी हुई कि जब आपके अखबार ने लिखा कि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में अब माहौल ऐसा है कि यहाँ पर शूटिंग हो रही है। उसकी तारीफ बहुत से अखबारों ने आपने लिखा है और उसका वही कार्यक्रम था। मान लीजिए अगर आज था, आपके बहुत बहुत बड़े चैनल के लोग उनको परेशान कर रहे हैं मुजफ्फरनगर को लेकर के। कोई इंडस्ट्री के लोग मुजफ्फरनगर के लोगों को क्या जानते होंगे? कोई अगर आर्टिस्ट आया है सैफई में, उसके पिताजी से सवाल जवाब आप करते हैं। अगर सवाल जवाब करना है मुजफ्फरनगर के, मैं तैयार हूं उसके लिए, और जो किसी चीज का सामना करना है मुझे सामना करना है। लेकिन कमरे में बैठ गए, आप ही जज हो गए, आप ही ज्यूरी हो गए, आप ही प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं मीडिया का भी रोल इतना अच्छा हो जिससे लाभ जनता को मिले, और राजनीतिक दल कोई भी हो उसका भी अपनी बात संदेश पहुंचाने जनता के बीच में मौका मिले। लेकिन एक तरीका अपना करके उन शब्दों के बारे में डिक्शनरी में अगर खोल करके देखें जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है हमारी समाजवादी पार्टी नहीं इंग्लिश चैनल देखती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि समाजवादी सोच के लोग दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अफसोस है कि ऐसे रिपोर्टर हैं जो ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी चैनल के लोगों ने हमारी आधे घंटे की पूरी स्टोरी हवाई जहाज प्लेन में चलने के बाद कहा कि क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स की ऑफिस मना कर रही है, नहीं चलाएंगे आपका चैनल, आपका नहीं चलेगा। ये अखिलेश यादव यहाँ पर सफाई देते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि और बहुत सारी खबरें होती हैं मगर उन्हें चैनल नहीं दिखाता है और हमारी खबर को दिखा दिया गया और उस पर जो खर्चा हुआ बहुत कम हुआ।
मगर यहाँ पर अखिलेश यादव को ये बात समझनी चाहिए कि जो चैनल्स ने दिखाया, जो मीडिया ने दिखाया, वो गलत नहीं दिखाया। एक तरफ लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप 10 करोड़ रुपए भी अगर आप खर्च कर रहे हैं और थोड़ा सा उसमें से 10 करोड़ में से 5 करोड़ अगर आप मुजफ्फरनगर में दे दिए होता पीड़ितों को, तो थोड़ी वहाँ भी राहत मिल जाती। ना मीडिया आपको नेगेटिव करता, ना विपक्ष आप पर हमला करता। ये बात समझनी होगी उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसका एक नज़ारा देखने को मिला दिल्ली में, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। और वहीं एक तरफ दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी आपको घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा अब बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया है कि वो अब आम से खास हो गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बीजेपी के भी सारे तमाम कार्यकर्ता, नेता, विपक्षी दल के नेता सभी यहाँ पर टोपी पहनकर पहुंचे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के टोपी का जवाब उन्होंने टोपी से दिया है। तो टोपी मोदी फॉर पीएम इस पर लिखा हुआ है, लाल कलर की टोपी, ऑरेंज कलर की यहाँ पर टोपी पहनी हुई है। और टोपी पहनकर आज इन्होंने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है उसी के अंदाज में कि हम भी टोपी पहनना जानते हैं, हमारे पास भी टोपी है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने आज ये धरना भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी को ये ध्यान दिलाने के लिए है कि उन्होंने जो राजघाट पर कस्में खाई थी भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर, आज उसके बारे में उन्होंने कोई भी कदम उठाने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा था कि जिस कांग्रेस के खिलाफ उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने थे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ था या अन्य जो भ्रष्टाचार किए थे, उसके ऊपर वो मौन और चुप हैं। महंगाई, आज एलपीजी के दाम बढ़ गए, पीएनजी के दाम बढ़ गए, पानी के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, इसके ऊपर वो मौन है जी। और आज हम राजघाट पे इसलिए बैठे हैं कि श्री नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना है। यह टोपी उसी की प्रतीक है, केसरिया संघर्ष का प्रतीक है। और अब इस संघर्ष को राजघाट से पूरे देश के अंदर हमको ले जाना है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को भारत में प्रधानमंत्री बनाने का ये सांकेतिक प्रतीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के बाहर, और इसके साथ साथ ये प्रोटेस्ट है उस आम आदमी की सरकार की 10 दिन की जन विरोधी नीति के खिलाफ, जो महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए बनी और जिसने उसका नारा दिया। और 10 दिन में उसके राज में शायद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई। पेट्रोल की, डीजल की कीमत बढ़ गई, सीएनजी की कीमत बढ़ गई, पीएनजी की कीमत बढ़ गई, पानी महंगा हो गया। और महंगाई को कम करने के लिए कोई किसी तरीके की बात नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए टेलीफोन की लाइन तो खोल दी एडवाइस करने के लिए कि आप कैसे स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अपने 10 लोगों के खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसके बारे में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये कौन सी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और उसी भ्रष्ट सरकार के सबसे बड़े मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उनके खिलाफ जांच भी आज तक प्रारंभ नहीं की। हमारा आज का ये जो राजघाट के ऊपर संकल्प है, ये उसी सरकार की जनता के प्रति संवेदन शून्यता के खिलाफ सांकेतिक लड़ाई की शुरुआत है। तो आज आम आदमी पार्टी को जवाब देने के लिए उसी के अंदाज में नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। असम से इनसाइट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।